नमस्कार दोस्तों। तो देखिए, आज मैं जीके जीएस के प्रश्नों का महत्वपूर्ण सीरीज का जो है वो 20वां भाग लेकर आ गया हूँ। तो देखिए, हमारा जो पहला प्रश्न है वो है बाबू दीप नारायण सिंह के प्रया प्रयास रत्नों से बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ। तो देखिए, ये जो सम्मेलन है बाबू दीप नारायण सिंह के प्रयास रत्नों से जो है ये सम्मेलन जो है ये कहाँ हुआ था, दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो इसका दूसरा अधिवेशन भागलपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? भागलपुर में। ये देखिए, प्रयास रत्नों से होगा तो भागलपुर में हुआ। दूसरा प्रश्न है हमारा, भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जहां एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली लागू की गई। तो देखिए, ई कैबिनेट का जो एंड टू एंड प्रणाली लागू करने वाला राज्य है वो हमारा हिमाचल प्रदेश बन गया है। यानी हिमाचल प्रदेश जो है वो भारत का प्रथम राज्य है जहां एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली लागू की गई है। हमारा अगला प्रश्न है, शुंग कला के उत्कृष्ट नमूने बिहार के किस स्थान से प्राप्त हुई है। तो देखिए, जो शुंग वंश के कला था उसका एक उत्कृष्ट नमूना भी बिहार के जो है वो बोध गया स्थान पर मिला है। तो बिहार के बोध गया में शुंग कला के उत्कृष्ट नमूने की प्राप्ति हुई है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं। यानी भारत का जो संविधान है उसके अनुच्छेद नंबर कितने में अल्पसंख्यकों के बारे में जो है लिखा हुआ, उनके हित के बारे में लिखा हुआ। तो देखिए, भारतीय संविधान के भाग 3 में यानी अनुच्छेद 29 में हम कह सकते हैं कि ये जो है अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हित के बारे में लिखा गया है, निहित है अनुच्छेद 29 में। हमारा अगला प्रश्न है, दरभंगा में सरस्वती अकादमी की स्थापना कब हुई थी। तो दरभंगा में सरस्वती अकादमी की स्थापना 1 जनवरी 1901 को हुई थी। 1 जनवरी 1901 को क्या हुई थी? दरभंगा में सरस्वती अकादमी की स्थापना हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है। तो देखिए, जो आर्थिक नियोजन होता है वो समवर्ती सूची का विषय होता है, क्योंकि इस पर जो कानून बनाने का अधिकार है वो राज्य सरकार को भी होता है और संघ सरकार को भी रहता है, मतलब केंद्र सरकार को भी रहता है। और जिसमें दोनों को बराबर अधिकार दिया जाता है वो समवर्ती सूची में आता है। तो आर्थिक नियोजन जो है वो समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में गंगा की लंबाई कितनी है। जो बिहार में गंगा नदी है, गंगा नदी को देखिए बिहार में एक पवित्र नदी माना जाता है और इसकी लंबाई जो है बिहार में वो 445 किलोमीटर है। ठीक है, ये देखिए, भागीरथी और अलकनंदा जब देवप्रयाग में मिलती है तो उसके बाद जो है इसका नाम जो है गंगा हो जाता है और इसकी लंबाई 445 किलोमीटर बिहार में है। ये गंगा की कुल लंबाई नहीं है, ये बिहार में गंगा की लंबाई 445 किलोमीटर है। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई, किसके द्वारा लागू की गई। तो देखिए, राष्ट्रीय नियोजन में जो रोलिंग प्लान की अवधारणा है वो किनके द्वारा लागू की गई थी। तो वो जनता सरकार के द्वारा जो है वो लागू की गई थी। जनता सरकार के द्वारा ये लागू की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन वर्ष कहलाता है। सबसे पहले आप जान लीजिए कि महाविभाजन वर्ष क्या होता है। तो ये एकमात्र ऐसा वर्ष था जनगणना वर्ष का जब जनसंख्या बढ़ने के बजाय घटा था। ठीक है, तो ये 1911 से 21 के बीच में जो पीरियड था, जो 21 में जनगणना हुआ था, तो उसमें ही ऐसा हुआ था। यानी 1921 के जनगणना को ही महाविभाजन वर्ष कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार राज्य का आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष किसे बनाया गया। तो देखिए, बिहार राज्य के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष जो है वो उदयकांत मिश्र को बनाया। देखिए, अभी जब हम ये क्वेश्चन बना रहे हैं तब
का ये आंसर है। हो सकता है एक बार क्या करेंगे, इसको एक बार वेरीफाई कर लेंगे कि ये जो है अभी है या नहीं है। ठीक है, तो उदयकांत मिश्र है। उस समय आप जब पढ़ रहे होंगे तो इसको एक बार वेरीफाई जरूर करें। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही कौन होने वाले थे? तो देखिए, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही जो है वो डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह होने वाले थे। ठीक है, और ये तो जान ही रहे हैं कि जो श्री कृष्ण थे वो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। ठीक है, हमारा ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। हमारा अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन की शुरुआत के समय भारत का वायसराय कौन था? तो देखिए, जब असहयोग आंदोलन चला था 1920 में, तो 1920 से 22 तक चला था। तो 1920 में जो है असहयोग आंदोलन के समय लॉर्ड चेम्सफोर्ड, क्योंकि 1919 वाला जो जलियांवाला आपका जो है बाग हत्याकांड है, उस समय कौन थे? चेम्सफोर्ड। तो वही 1920 में भी असहयोग आंदोलन के समय भी थे, क्योंकि 13 अप्रैल 1919 को ये हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड, और असहयोग आंदोलन 1920 में इसीलिए चला था। तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो है उस समय भारत के वायसराय थे। हमारा अगला प्रश्न है, कितने भारतीय राज्य ने जो है नेपाल के सीमा से साझा करते हैं? यानी कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? तो देखिए, 5 भारतीय राज्य जो है वो नेपाल से सीमा साझा करते हैं। कितने? 5। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है? तो देखिए, कोस्टा रिका जो देश है उसकी राजधानी, देखिए ये तो आप पहले शुरू छाट दीजिए, छाटने के लिए ये क्वेश्चन दिया गया है। ये चीन का बीजिंग हो गया, ये हमारा भारत का दिल्ली हो गया, और ये हो गया बांग्लादेश का ढाका हो गया, तो बच गया ये। तो हमारा कोस्टा रिका का राजधानी सान जोस हो गया। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्न में से क्या है? तो देखिए, जो लक्षद्वीप है जो भारत के दक्षिण में स्थित है, लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? तो लक्षद्वीप का राजधानी जो है वो कावरती है, और इसका जो आधिकारिक भाषा है वो केरल का आधिकारिक भाषा और यहाँ का आधिकारिक भाषा एक है। तो केरल का आधिकारिक भाषा कौन है? मलयालम है, और इसका भी लक्षद्वीप का भी हमारा जो आधिकारिक भाषा है वो मलयालम है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में कौन सी श्रेणी नवीनतम है? यानी कि अगर भारत में बात की जाए तो इनमें से कौन सी पर्वत श्रेणी जो है वो सबसे नया है? तो देखिए, जो मुर्दार पर्वत होता है, मुर्दार मतलब वलय, तो उसमें से हिमालय पर्वत श्रेणी जो है वो सबसे नवीनतम मुर्दार पर्वत कहलाता है। तो ये हिमालय श्रेणी जो है वही सबसे नवीनतम श्रेणी है, जो मुर्दार भी है और नवीनतम भी है। हमारा अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर कितनी है? तो देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार जो है वो भारत में महिला का साक्षरता दर जो है वो हमारा 64.6 रहा। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा नगर भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? तो देखिए, जो भूमध्य सागर है हमारा, भूमध्य रेखा भूमध्य सागर नहीं, भूमध्य रेखा जो हमारा, जिसको हम लोग इक्वेटर कहते हैं, तो उसके नजदीक में इसमें से सबसे नजदीक जो है वो सिंगापुर है। तो भूमध्य रेखा यानी विषुवत रेखा के नजदीक सबसे निकट वाला जो जगह है वो यहाँ पे सिंगापुर है। ये नगर ही जो है सबसे नजदीक है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया? तो देखिए, जो भारतीय संविधान में जो है वो लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है, वो 330 नंबर अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो 330 नंबर अनुच्छेद में यह लिखा गया है कि लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए सीट आरक्षित किया जाना चाहिए, यानी किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, मौर्य समाज जो है का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख कहाँ किया गया? तो देखिए, जो मौर्य समाज था उसके 7 वर्गों में विभाजन का जो विशेष उल्लेख किया गया है वो मेगास्थनीय
की पुस्तिका इंडिका में किया गया है। मेगास्थनीज जो अपनी पुस्तक लिखे थे इंडिका, उसी में उन्होंने मौर्य समाज के 7 वर्गों में विभाजन का बात जो है लिखा है। हमारा अगला प्रश्न है, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर किस वंश का शासक था? तो देखिए, जब सिकंदर का आक्रमण हुआ था तो उस समय जो है वो उत्तर भारत पर जो है वो नंद वंश का शासन था। किस वंश का शासन था? तो नंद वंश का शासन था। हमारा अगला प्रश्न है, बलबन के द्वारा स्थापित दीवान ए अर्ज विभाग कौन था? तो देखिए, जो बलबन के द्वारा स्थापित किया गया था दीवान ए अर्ज विभाग, वो सैन्य विभाग का नाम था। तो सैन्य विभाग जो है वही दीवान ए अर्ज विभाग था। हमारा अगला प्रश्न है, लाहौर सैनिक षड्यंत्र के नेता कौन थे? तो देखिए, लाहौर सैनिक षड्यंत्र जो हुआ था उसके जो नेता थे वो करतार सिंह सराबा थे। इन्होंने ही जो है लाहौर सैनिक षड्यंत्र रचा था। हमारे अगला सवाल है, भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? तो देखिए, भारत के संविधान के अनुसार जो है लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की जो संख्या होती है वो 552 होती है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, हिंदी दिवस 2 होता है। तो यहाँ पे ये जो आप 14 सितंबर देख रहे हैं ये भारतीय हिंदी दिवस है कि ये 14 सितंबर को भारतीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो हम आशा करते हैं कि आपको यह प्रश्नों का सीरीज पसंद आ रहा होगा, और यदि आपको हमारा यह प्रश्नों का सीरीज अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।